नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी मुंबई की है। ये बात 2025 की है। मुंबई के गोरेगांव में आर्य कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में एक छोटे से घर में भरत आहिरे रह रहे थे। उनकी पत्नी राजेश्री आहिरे और इन दोनों के 3 बच्चे थे। एक 13 साल की बेटी, दूसरी बेटी 7 साल की और एक 5 साल का बेटा। भरत आहिरे मेकअप आर्टिस्ट थे और मुंबई में उनका अच्छा खासा नाम था। वे बड़े लोगों को मेकअप करते थे, शादी समारोह और कार्यक्रमों के ऑर्डर लेते थे और कई छोटे बड़े कलाकारों को भी मेकअप करते थे। उनकी पत्नी राजेश्री दिन भर घर पर रहती, बच्चों का ख्याल रखती और फिर मोबाइल पर वीडियो शूट करती थी। वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती थी। कभी उस पर अच्छे कमेंट आते और कभी बुरे भी मिल जाते। भरत को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कई बार राजेश्री को समझाता कि इंस्टाग्राम पर वीडियो मत डाला कर, लेकिन राजेश्री उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती थी। 15 जुलाई 2025 को भरत आहिरे अपने काम से घर लौट आया। घर आते ही उसकी पत्नी राजेश्री ने बताया कि कोई व्यक्ति उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। वह ऐसी बातें करता था जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती थीं और लगातार तंग करता था। यह सुनकर भरत ने उसी फोन से उस शख्स को कॉल किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ। उल्टा उसने भरत को गोरेगांव पूर्व की आर्य कॉलोनी, एकता नगर, यूनिट नंबर 31 स्थित एक सार्वजनिक शौचालय के पास मिलने के लिए बुला लिया। इस दौरान राजेश्री भी अपने पति भरत के साथ वहां पहुंची। मुलाकात होते ही उन्होंने भरत पर हमला कर दिया। उन्होंने उसकी छाती, पेट और शरीर के कई हिस्सों पर लगातार मुक्के बरसाए और एक युवक भी मारपीट में शामिल था। भरत दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह सब राजेश्री अपनी आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन उसने न तो बीच बचाव किया और न ही किसी तरह की मदद के लिए पुकारा। कुछ ही देर में शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों की भीड़ देखते ही हमलावर वहां से भाग निकले। भरत की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। मुंह और नाक से खून बह रहा था। शरीर पर चोटों के निशान थे और वह उठने बैठने की स्थिति में नहीं था। आमतौर पर ऐसी हालत में किसी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन राजेश्री ने ऐसा नहीं किया। वह अपने घायल पति को घर ले आई और 3 दिनों तक बिना किसी इलाज के उसी हालत में घर पर रखा। इन दिनों भरत की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन राजेश्री ने न तो डॉक्टर को बुलाया और न ही उसे अस्पताल ले गई। भरत की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वह बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। 3 दिन तक भरत घर पर ही बिना इलाज के तड़पता रहा। बच्चे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें हर पल यह उम्मीद थी कि मां अब तो पापा को अस्पताल लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालत लगातार बिगड़ती गई। जब भरत को खून की उल्टियां होने लगीं, तो बच्चों का डर और भी बढ़ गया। आखिरकार भरत और राजेश्री की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र करीब 13 साल थी, हिम्मत जुटाकर अपने चाचा और चाची को फोन पर सारी बात बता दी। फोन सुनते ही दोनों घर पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि भरत की हालत बेहद खराब है। उन्होंने राजेश्री से पूछा कि इतने दिन तक उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गई, इलाज क्यों नहीं कराया। उस समय राजेश्री ने कई बहाने बनाए, लेकिन सच्चाई छिपाने की कोशिश की। भरत की हालत गंभीर थी, लेकिन राजेश्री ने किसी को असली वजह नहीं बताई। उसने घर वालों और आसपास के लोगों बताया कि भरत एक बाइक दुर्घटना में घायल हो गया है। असली घटना को उसने पूरी तरह छिपा लिया। जब भरत से भी लोगों ने पूछा, तो उसने वही कहानी दोहराई जो राजेश्री ने बताई थी। यानी उसने भी किसी को सच नहीं बताया और सबको यही बताया कि वह बाइक दुर्घटना में घायल हो गया था। आखिरकार जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी, तो उसे मलाड पूर्व के पठानवाड़ी इलाके में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने भरत का इलाज शुरू किया। परिवार ने भी इलाज पर काफी पैसा खर्च किया, लेकिन चोटें इतनी गहरी थीं कि भरत धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। भरत को अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ समय बाद हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी। उसे मेडिको लीगल केस रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया गया। यानी अब पुलिस के पास यह रिकॉर्ड मौजूद था कि भरत गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हुआ था। करीब 20 जुलाई के आसपास जब पुलिस पूछताछ के लिए आई, भरत वही कहानी दोहराने लगा जो उसकी पत्नी ने उसे सिखाई थी। उसने बस इतना कहा कि कुछ लोग आए, मुझे टक्कर मारी और भाग गए।
भरत और उसकी पत्नी दोनों पुलिस को वही कहानी सुनाते रहे कि यह एक बाइक एक्सीडेंट था। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी सच्चाई तक पहुंचने के लिए। वारदात वाली जगह का कोना कोना खंगाल डाला, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी, राहगीरों और मोहल्ले वालों से पूछताछ की, यहां तक कि संदिग्ध बाइकों के नंबर भी ट्रेस किए। लेकिन हैरानी की बात थी कि कोई सुराग हाथ ही नहीं लगा। दूसरी ओर राजेश्री भी हर बार वही कहानी दोहराती रही कि भरत का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोग उसे टक्कर मारकर भाग गए। उसकी गवाही और बयान बिल्कुल एक जैसे थे, जिससे पुलिस को लगा कि वह कुछ छुपा रही है। धीरे धीरे शक और गहरा होता गया कि मामला महज एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई और सच दबा हुआ है। भरत की हालत लगातार बिगड़ती रही और आखिरकार करीब 24 दिन तक मौत से लड़ने के बाद 5 अगस्त 2025 को उसने दम तोड़ दिया। भरत की मौत के बाद पुलिस ने पूरे मामले को और गहराई से खंगालना शुरू किया। उन्हें कई बातें अजीब लगीं। न तो एक्सीडेंट का कोई सबूत मिला था, न ही किसी गवाह ने कुछ देखा था। इसलिए पुलिस ने तय किया कि अब घर के बाकी लोगों से पूछताछ जरूरी है। उन्होंने पूरा मामला ध्यान से देखा और पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने भरत की बड़ी बेटी से बात की, तो उसने सच सामने रख दिया। उसने बताया कि उस दिन उसके पिता की पिटाई हुई थी और वह थोड़ी दूरी से सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उस दौरान उसकी मां राजेश्री वहीं खड़ी रही, लेकिन उसने न तो पापा को बचाने की कोशिश की और न ही किसी से मदद मांगी। बेटी ने यह भी कहा कि मारपीट के बाद घायल पापा को अस्पताल ले जाने की बजाय मां सीधे घर ले आई और जानबूझकर उसका इलाज नहीं कराया। यही वजह थी कि पापा की हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। बेटी के बयान ने पुलिस के सामने पूरा सच खोलकर रख दिया। उसी गवाही के आधार पर पुलिस ने राजेश्री को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजेश्री की पूरी कहानी सामने आई। पता चला कि उसे वीडियो बनाना बहुत पसंद था और इसी शौक के चलते उसकी मुलाकात चंद्रशेखर से हुई। शुरुआत में तो बस बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच गलत संबंध बन गए। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। कई बार बच्चों को छोड़कर भी चली जाती। इस बात का पता भरत अहिरे को लगा और उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा पूछताछ करना शुरू किया। उसने बार बार पूछा कि रोज बाहर क्यों जाती हो, कहाँ जाती हो, लेकिन राजेश्री कुछ नहीं बताती थी और ऐसे पेश आती थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय के साथ उनके बीच कई बार झगड़े भी हुए। फिर भी राजेश्री और चंद्रशेखर फोन पर लगातार बात करते रहे, कभी कभी मिलने की कोशिश करते। इस सब के बीच भरत लगातार परेशान और तनाव में रहा। घर का माहौल बहुत खराब हो गया। भरत अब राजेश्री पर नजर रखने लगा, उसे रोक ठोक करने लगा, हर बात पर सवाल उठाने लगा। ये बातें राजेश्री को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। मन ही मन वह सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि सब उसके हिसाब से हो और उसे अब किसी की बात माननी न पड़े। राजेश्री और चंद्रशेखर ने मिलकर फैसला कर लिया था, भरत को हमेशा के लिए चुप करा देना है। उनका इरादा साफ था, या तो उसे जेल भिजवा देंगे या ऐसी चोटें लगा देंगे कि वह फिर बोल ही न पाए। उनकी सोच यह थी कि किसी तरह भरत को किसी केस में फंसा दिया जाए, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाए। इसी मकसद से राजेश्री ने अपने ही पति पर झूठा हैरेसमेंट का केस करवा दिया। इसके बाद भरत अहिरे को कोर्ट कचहरी और थाने चक्कर काटने पड़े। कई बार मामला ठंडा पड़ गया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राजेश्री ने भरत के खिलाफ बयान दिया कि वह मारपीट करता है और गाली गलौज करता है, लेकिन पुलिस अक्सर दोनों को समझाकर वापस भेज देती। जब इससे भी कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने नया प्लान बनाने की सोची। 15 जुलाई को जब भरत घर आया तो राजेश्री ने उसके सामने झूठी कहानी गढ़ दी कि कोई उसे लगातार परेशान कर रहा है। भरत ने पहले राजेश्री के फोन से उस आदमी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि राजेश्री मेरी पत्नी है, आप समझिए, मेरा परिवार मत तोड़िए, आप अपनी जिंदगी में किसी और से शादी कर सकते हैं। लेकिन क्यों किसी शादीशुदा और 3 बच्चों वाली लड़की से प्यार कर रहे हैं? लेकिन चंद्रशेखर ने कहा, ठीक है, आप यहां आ जाओ। और फिर उसने एक जगह बताई। चंद्रशेखर अपने भाई रंगा के साथ उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने भरत को बुलाया था। भरत भी अपनी पत्नी राजेश्री के साथ वहां आ गया। राजेश्री को अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी दूर से ये सब देख रही है। जैसे ही सब वहां पहुंचे, राजेश्री का रवैया अचानक बदल गया। उसने साफ कह दिया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी और भरत पर हमला करने के लिए इशारा कर दिया। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने पीछे से भरत का हाथ पकड़कर कसकर बांध दिया। इसके बाद लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू हुई। उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए।
यहां तक कि उसकी छाती पर चढ़कर मुक्कों से वार किए गए और मुंह का जबड़ा भी टूट गया। उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया। राजेश्री भरत को घर लेकर आ गई। सोचिए ऐसी महिला कैसी होगी जो अपने पति को इस हालत में देखकर भी मदद करने की जगह उसे घर पर ही छोड़ दे और उसकी दर्द बढ़ाए। इतना ही नहीं, जब पुलिस जांच में आई, राजेश्री ने अपने पति से कहा कि अगर पुलिस कुछ भी पूछे तो यही बताना कि तुम्हारा एक्सीडेंट बाइक से हुआ और लोग भाग गए। उसने धमकी दी कि अगर उसने गलती से भी उसके या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ कहा तो यह उसका आखिरी दिन होगा। वह जिंदा नहीं बचेगा और नहीं उसके बच्चे। भरत अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वह चल नहीं पा रहा था, एक तरह से वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि इस हालत में उसे पत्नी की बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन इतने में बड़ी बेटी ने सच्चाई बता दी। तभी मामला खुला और चंद्रशेखर और राजेश्वरी पर हत्या का केस दर्ज हुआ। पुलिस ने चंद्रशेखर और उसके भाई रंगा को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों जेल में बंद हैं और केस अदालत में चल रहा है। इस पूरे मामले में न तो अपने बच्चों की मासूमियत का ख्याल रखा और न ही पति की जिंदगी की परवाह की। वह इतनी अंधी हो गई कि जेल जाने जैसे अंजाम की भी चिंता नहीं की। वास्तव में वासना और लालच जब हद से बढ़ जाते हैं तो इंसान को नीचे तक गिरा देते हैं, और यह घटना उसी की जीती जागती मिसाल है। और आज की दूसरी कहानी राजस्थान की है। ये बात 2023 की है। 16 मई 2023 की शाम करीब 4 बजे का टाइम था। तृप्ति बहुत घबराई हुई अपनी स्कूटी तेज चला रही थी। बार बार शीशे में देख रही थी क्योंकि पीछे एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। उसके हाव भाव देखकर तृप्ति को लग रहा था कि इसका इरादा ठीक नहीं है। तभी अचानक उसे शीशे में एक कार दिखी। देखते ही उसने पहचान लिया कि ये तो उसके दोस्त प्रोफेसर अनिल की कार है। बस उसी पल उसका डर कम हो गया और चेहरा मुस्कुराने लगा। सीआरपीएफ ग्राउंड से आगे बढ़ते हुए तृप्ति जैसे ही ओवरब्रिज पार करके मेयो कॉलेज की तरफ मुड़ी, उसकी नजर सामने मदार पुलिस चौकी पर पड़ी। उसने सोचा कि यहीं रुक जाना ठीक रहेगा। उसने चौकी के सामने फुटपाथ पर स्कूटी रोक दी और इंतजार करने लगी कि पीछे आ रही कार आकर पास रुकेगी, लेकिन कार तो नजर ही नहीं आई। तभी पीछे से स्कूटर वाला लड़का पहुंच गया। तृप्ति को लगा कि पुलिस चौकी के सामने वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, मगर वो तो मानो पागलपन में आ चुका था। पुलिस चौकी के पास ही उसने स्कूटर रोका, इंजन चालू ही रखा और सीधे तृप्ति के पास आकर कुछ बड़बड़ाने लगा। अचानक उसने अपने बैग से चाकू निकाला और दिन दहाड़े तृप्ति पर हमला कर दिया। तृप्ति चीख भी न पाई और खून से लथपथ वहीं फुटपाथ पर गिर गई। हमला करके वो लड़का फौरन अपने स्कूटर पर चढ़ा और राजा साइकिल चौराहे की तरफ भाग निकला। दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने हुई इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सामने फुटपाथ की थड़ी पर बैठकर चाय पी रहे पिंटू सांखला और उसके दोस्त पहले तो हमलावर को पकड़ने दौड़े, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। तब तक तृप्ति के दोस्त अनिल की कार भी वहां आ गई। अनिल ने पिंटू सांखला और उसके दोस्तों की मदद से बुरी तरह घायल तृप्ति को उठाया और कार की सीट पर लिटा दिया। सब मिलकर फौरन उसे करीब 1 किलोमीटर दूर जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर की तरफ ले गए। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने तुरंत जांच की, लेकिन खबर बहुत बुरी थी। उन्होंने कहा कि तृप्ति का बहुत खून बह चुका था और कुछ देर पहले ही उसकी मौत हो गई थी। हमलावर ने सीधे उसके दिल पर 3 वार किए थे, जिससे दिल कट गया और वहीं उसकी जान चली गई। डॉक्टर की ये बात सुनते ही अनिल शर्मा की आंखें भर आईं। जो तृप्ति को बचाने की उम्मीद लेकर आया था, उसके हाथों से सब कुछ छिन गया। इसी बीच अजमेर के एसपी चूनाराम जाट, सीओ सुनील सिहाग और अलवर गेट थाने के एसएचओ श्याम सिंह चारण सहित पुलिस के बड़े अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। उधर शाम को ही तृप्ति की मौत की रिपोर्ट उसके दोस्त अनिल शर्मा ने अलवर गेट थाने में दर्ज कराई। अनिल ने बताया कि वो तृप्ति का अच्छा दोस्त है और अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। अनिल ने पुलिस को साफ साफ कहा कि वो हमलावर को जानता है। उसका नाम विवेक सिंह उर्फ विवान है। तृप्ति हमेशा उसे सिर्फ दोस्त मानती थी, लेकिन विवेक उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। इस बात को लेकर अनिल ने दोनों को पहले भी समझाया था, पर उसे क्या पता था कि प्यार का ढोंग करने वाला विवेक इतना बेरहम निकलेगा कि तृप्ति की जान ही ले लेगा। अनिल ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी सलाह पर तृप्ति ने तय किया था कि अब वो विवेक के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगी, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया। पुलिस अफसरों ने वारदात के चश्मदीद पिंटू सांखला से भी पूरी जानकारी ली कि कैसे चौकी के सामने दिन दहाड़े ये हमला हुआ।
पुलिस टीम ने घटनास्थल से तृप्ति की चप्पलें, स्कूटी और बाकी सब सबूत इकट्ठे किए। जगह जगह से फोटो खींचे गए और जरूरी कार्रवाई की गई। तब तक काफी मीडिया वाले भी वहां आ गए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तृप्ति सोनी की हत्या की खबर वायरल हो गई। जांच में पता चला कि जो स्कूटी मौके पर मिली वो तृप्ति की नहीं बल्कि उसकी सहेली की थी। दरअसल तृप्ति अपनी बेटी को सहेली के घर छोड़कर जरूरी काम कहकर वही स्कूटी लेकर निकली थी। पुलिस ने तृप्ति के घर वालों को बुलाकर बयान लिए, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी भीड़भाड़ वाली जगह और पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। इससे शहर की सुरक्षा पर सीधे सवाल खड़े हो गए। एसपी चूनाराम जाट ने केस की जांच अलवर गेट थाने के एसएचओ श्याम सिंह चारण को सौंपी। श्याम सिंह ने तुरंत जांच शुरू कर दी और अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया। इसका असर भी जल्दी ही दिखने वाला था। मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ने अगले ही दिन यानी 17 मई 2023 को आरोपी विवेक सिंह उर्फ विवान को शहर से बाहर पहाड़ियों से पकड़ लिया। वारदात करने के बाद वही जाकर छिपा हुआ था। पुलिस जब उसे पकड़कर लाई और पूछताछ शुरू की तो जो कहानी उसने बताई वो सचमुच चौंकाने वाली थी। अजमेर अरावली पर्वतों से घिरा राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है। ये जगह धार्मिक भी है और घूमने के लिए भी मशहूर है। इसीलिए इसे राजस्थान का दिल कहा जाता है। यहाँ साल भर देश विदेश से तीर्थयात्री और सैलानी आते जाते रहते हैं। उस वक्त मई का महीना था। भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आसमान में काले बादल भी मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही बारिश होने वाली है। लोग भी शाम ढलने से पहले पहले अपने अपने घरों तक पहुंचने की जल्दी में थे। उस दिन टेम्पो सवारियों से इतने भरे हुए थे कि तृप्ति को कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। च्युइंगम चबाते हुए उसने इधर उधर देखा, लेकिन हर टेम्पो में लोग ठसाठस बैठे थे। वह पैदल चलने लगी ही थी कि तभी अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। पहले तो उसने किनारे हटकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फिर अंदर से किसी ने नाम लेकर आवाज दी, हेलो तृप्ति, कहाँ जा रही हो? आवाज सुनकर वह चौंकी। पलटकर देखा तो कार में विवेक उर्फ विवान बैठा था। वही लड़का जिससे उसकी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। हाँ, अब तक दोनों की आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। बिगड़ते मौसम और टेम्पो न मिलने से तृप्ति थोड़ी परेशान थी, लेकिन उसे अच्छा लगा कि यहां भी कोई जान पहचान वाला मिल गया। विवान कार से उतरा और उसने बातें शुरू कर दी। तृप्ति ने भी मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह मेयो कॉलेज के पास धौला भाटा कॉलोनी में रहती है और यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। विवान ने तुरंत कार का गेट खोला और तृप्ति भी बिना देर किए उसमें बैठ गई। दोनों रास्ते भर बातें करते हुए आना सागर चौपाटी पहुंच गए। वहां उन्होंने गर्म गर्म समोसे और कुल्हड़ वाली चाय का मजा लिया। चाय समोसे के बाद विवान ने तृप्ति को उसके घर छोड़ दिया और खुद अपने घर रामगंज लौट गया। जाते समय उसने तृप्ति से कहा कि अगले दिन स्कूल जाते वक्त रेलवे स्टेशन के पास मार्टिंडल ब्रिज पर मुलाकात कर लेना, क्योंकि वह जगह दोनों के रास्ते में ही पड़ती थी। अगले दिन तृप्ति जब स्कूल के लिए निकली तो उसने देखा कि मार्टिंडल ब्रिज पर विवेक की कार खड़ी है। वह टेम्पो से उतरकर कार में बैठ गई और कार पुष्कर रोड की तरफ चल पड़ी। बड़े शहरों में वैसे भी किसी को किसी की खबर नहीं रहती कि कौन कहाँ जा रहा है, और तृप्ति की बिंदास नेचर के चलते वह अक्सर अकेली ही रहती थी। इसलिए स्कूल के बहाने दोनों का रोजाना मिलने और आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में उनकी मुलाकातें गहरी दोस्ती में बदल गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने लगे। 30 वर्षीय विवेक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह किसी सेठ की कार चलाता था, अकेला रहता था और कुंवारा था। वह ठीक ठाक कमाता भी था। पहली ही नजर में वह तृप्ति की खूबसूरती पर मर मिटा। जब उसे पता चला कि तृप्ति शादीशुदा है, उसकी एक 7 साल की बेटी भी है और वह पति से अलग रह रही, तब भी विवेक ने उसके साथ घर बसाने का सपना देखने से खुद को रोक नहीं पाया। तृप्ति, जो कि खुले विचारों वाली थी, विवेक से कुछ भी छुपाती नहीं थी। दोस्त समझकर उसने सब बातें बता दी। उसने कहा कि उसका परिवार बीकानेर का है, लेकिन 2012 में उसने अजमेर के सूरज चौहान से प्रेम विवाह किया था। तभी से वह अजमेर में रह रही थी और उनकी एक बेटी भी थी। शुरुआत में सब ठीक ठाक चलता रहा। बेटी के जन्म तक हालात ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे पैसों की तंगी की वजह से घर में झगड़े होने लगे। पैसे कमाने के चक्कर में उसके पति सूरज की संगत भी अच्छी नहीं रही
और वह चेक बाउंस के मामले में फंस गया। इसी वजह से घर का माहौल खराब हो गया और तृप्ति और सूरज के बीच रोज रोज की नोक-झोंक आम बात बन गई। एक दिन मामला फैमिली कोर्ट यानी पारिवारिक न्यायालय तक पहुंच गया। अदालत में प्रकरण चलने के दौरान ही तृप्ति और सूरज अलग रहने लगे। कुछ ही दिन बाद चेक बाउंसिंग के मामले में सूरज को 2 साल की सजा हो गई और उसे अजमेर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तृप्ति बताती है कि इस अनजान शहर में वह अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई थी। पढ़ लिखी और समझदार होने के कारण उसने काफी मेहनत की और पुष्कर रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी। साथ ही एक परिचित सहेली की मदद से धोला भाटा कॉलोनी में किराए का घर लेकर रहने लगी। विवेक तृप्ति के प्यार में इतना डूब गया कि उसने उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी शुरू कर दी। जरूरत पड़ने पर वह पैसों से भी उसकी मदद करता। तृप्ति भी उसे बस एक दोस्त मानकर उससे तोहफे लेने लगी। लेकिन शायद उसने भूल ही गया कि आज की दुनिया में एक मर्द और औरत सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं, बिना किसी मतलब के। तृप्ति की दोस्ती को प्यार समझकर विवेक एक तरफा प्यार में पागल हो गया। उसने तो यहां तक कर दिया कि तृप्ति के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवा लिया। जल्दी ही उसने तृप्ति के सामने शादी का प्रस्ताव रखने और उसे अपनी पत्नी बनाने की योजना भी बना ली। लेकिन तृप्ति का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा था। विवेक अब फैसले का इंतजार कर रहा था। कहते हैं कि दुनिया में अकेली औरत की जिंदगी कटी पतंग जैसी होती है। अगर वह जवान और खूबसूरत हो तो लोग उसे आसानी से लूट लेने की कोशिश करते हैं। तृप्ति यह सब अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए वह सही जीवन साथी ढूंढ रही थी। कोई ऐसा जो सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसकी बेटी का भी सही मायने में ख्याल रखे, उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करे और उसकी परवरिश में मदद करे। 32 साल की तृप्ति खूबसूरत, समझदार और फिट थी। उसके शरीर और चेहरे को देखकर कोई आसानी से 24-25 साल का ही समझ लेता। लेकिन दिल के मामले में वह थोड़ी भावुक भी थी। शायद इसी वजह से अपने पहले प्यार में असफल होने के बाद उसने एक बार फिर वही गलती कर बैठने का खतरा मोल लिया। पति सूरज के जेल जाने के बाद तृप्ति अपने अकेलेपन से घबराने लगी। इसी बीच उसने सोशल मीडिया के जरिए विवेक से दोस्ती कर ली। विवेक का हंसमुख और मिलनसार स्वभाव उसे पसंद आया और धीरे धीरे वह उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। ये बात तृप्ति की सहेली रीता को भी पता थी। रीता अक्सर तृप्ति को समझाती रहती कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वह तृप्ति को चेतावनी भी देती कि ऐसे लड़के लड़कियों के रिश्ते हमेशा टिकते नहीं और कार चलाने वाला, जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके लिए जीवन भर खुश रहने वाला साथी नहीं हो सकता। क्योंकि ड्राइवरों की लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड की नहीं होती है और ज्यादातर ड्राइवर तो आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और कभी कभी उनकी आदतें भी ठीक नहीं होती। ऊपर से दिन रात सड़क पर घूमते रहने की वजह से उनकी जिंदगी भी सुरक्षित नहीं रहती। रीता कहती थी कि अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए ऐसे लड़के के साथ घर बसाने का फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए। रीता की बातें सुनकर तृप्ति ने खुद भी सोचने लग गई। उसने तय किया कि अब विवेक के साथ ज्यादा बाहर नहीं घूमेगी और थोड़ी दूरी बनाकर रहेगी। तृप्ति पहले ही सूरज चौहान के साथ प्यार में धोखा खा चुकी थी और उसका तलाक तक का मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया था। इसलिए जब विवेक ने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह किसी न किसी बहाने उसे टालती रही। उसे विवेक से दूरी बनाने का मौका ही तलाश था। इसी बीच अप्रैल 2023 में तृप्ति अपने स्कूल के स्टाफ के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज गई। वहां उसकी मुलाकात जयपुर के अनिल शर्मा से हुई। अनिल उस कॉलेज में प्रोफेसर थे, 38 साल के। उनका मिलनसार और शालीन स्वभाव तृप्ति को इतना प्रभावित कर गया कि वह बार बार उनसे मिलने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छी दोस्त बन गए। धीरे धीरे तृप्ति उन्हें अपने मन में पसंद भी करने लगी। अनिल से मिलने के बाद तृप्ति की सोच और जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। अब उसने विवेक को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और अनिल की मदद से अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान लगाने लगी। वह अब कार ड्राइवर विवेक के साथ बिताया हुआ वक्त अपनी गलती मानकर भूलना चाहती थी। माहौल बदलने के लिए अनिल से दोस्ती हो जाने के बाद तृप्ति ने नई नौकरी करने का मन बनाया और अपना पुराना घर छोड़कर नया मकान ढूंढना भी शुरू कर दिया। जब अनिल को तृप्ति के अतीत के बारे में पता चला तो उसने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट का फैसला आने के बाद नई शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही उसने वादा किया कि नौकरी लगवाने में भी पूरी मदद करेगा। अनिल की बातें सुनकर तृप्ति को भरोसा हुआ कि अब इस बड़े शहर में वह अकेली नहीं है। इसी भरोसे के साथ उसने विवेक उर्फ विवान से पीछा छुड़ाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। तृप्ति को डर था कि विवेक, जो उसके एकतरफा प्यार में पागल था,
कोई गंभीर और जिम्मेदार आदमी नहीं था। वह कभी भी मन बदलकर उसे छोड़ सकता था। जबकि प्रोफेसर अनिल एक जिम्मेदार और समझदार इंसान था, जो तृप्ति की ज्यादा मदद कर सकता था। जब तृप्ति लंबे समय तक विवेक से नहीं मिली, तो विवेक को शक होने लगा कि कहीं तृप्ति का कोई नया दोस्त तो नहीं बन गया। अपनी शक को सच साबित करने के लिए अगले ही दिन तृप्ति के स्कूल की छुट्टी के बाद वह चुपचाप अपनी स्कूटी से उसका पीछा करने लगा। तृप्ति उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे जयपुर रोड पर एक रेस्टोरेंट में अपने नए दोस्त के साथ बैठकर चाउमीन खा रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देखकर विवेक का सारा गुस्सा और जलन बढ़ गई। विवेक समझ गया कि तृप्ति उससे मिलने में बहानेबाजी क्यों कर रही थी। तभी उसने देखा कि तृप्ति रेस्टोरेंट से अपने नए दोस्त के साथ बाहर निकलकर कार में बैठकर जा रही थी। वह कुछ सोचकर वहीं से वापस लौट गया। कुछ दिन बाद विवेक ने तृप्ति से अर्जेंट मिलने की बात कही। पहले तो उसने उसे टाल दिया, लेकिन जब विवेक ने बार बार रिक्वेस्ट की, तो तृप्ति ने स्कूल की छुट्टी के बाद जयपुर रोड स्थित जायका रेस्टोरेंट पर मिलने का टाइम दे दिया। विवेक को अब तृप्ति की बेरुखी से थोड़ी बेवफाई का एहसास होने लगा, लेकिन वह उसकी लीगल पत्नी नहीं थी, इसलिए अपना अधिकार जताने की हिम्मत नहीं कर सका। तयशुदा समय पर वह स्कूटर लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा। वहीं एक कोने में तृप्ति अपने नए दोस्त प्रोफेसर अनिल के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी। तृप्ति ने अनिल को पहले ही बता दिया था कि विवेक से उसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी, लेकिन अब विवेक इसे प्यार समझकर उससे शादी के लिए दबाव डाल रहा था, जबकि तृप्ति के मन में विवेक के लिए कोई प्यार नहीं था और वह उससे शादी करने की सोच भी नहीं रही थी। तृप्ति का प्रोफेसर दोस्त अनिल शर्मा उस समय विवेक को समझाने और दोनों के बीच की गलतफहमी दूर करने के लिए रेस्टोरेंट में उसके साथ बैठा था। तभी विवेक अचानक धड़धड़ाता हुआ उनकी टेबल पर पहुंच गया और तृप्ति से अपने साथ जाने की जिद करने लगा। तृप्ति ने उसे थोड़ा शांत करते हुए पहले अनिल से मिलवाया और समझाया कि यह उसके नए दोस्त और प्रोफेसर हैं। साथ ही उसने विवेक को भी परिचित कराया कि ये वही हैं जिन्हें वह अब अपने मित्र के रूप में जानती है। विवेक ने कुर्सी खींचकर बैठा। उसे तृप्ति का किसी और को दोस्त बताना बिल्कुल नागवार लग रहा था। अनिल ने शांति बनाए रखते हुए विवेक से बातचीत शुरू की और उसे समझाया कि तृप्ति भी उसकी दोस्त है और अब उसे तृप्ति का पीछा छोड़ देना चाहिए। विवेक को यह बात पसंद नहीं आई और वह गुस्से में खड़ा हो गया। अनिल ने फिर समझाते हुए कहा कि जबरदस्ती की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती और तृप्ति का पीछा करना छोड़ना ही बेहतर होगा। इस पर विवेक और भी गुस्से में आ गया। अनिल ने मुस्कुराते हुए उसे चेतावनी दी कि अगर तृप्ति का पीछा कर परेशान किया और शिकायत पुलिस तक पहुंची तो मुश्किल में पड़ जाएगा। यह सुनकर विवेक आगा बूला हो गया और पैर पटकते हुए वहां से चला गया। रेस्टोरेंट में बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे। तृप्ति भी डर और चिंता में दिख रही थी। अनिल ने उसे समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, वह पीछे पीछे रहेगा और अगर कोई परेशान करे तो तुरंत पुलिस से शिकायत कर देना। तृप्ति अपनी स्कूटी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल गई और अनिल कार से उसके पीछे चल पड़ा। विवेक भी अचानक स्कूटर से उसका पीछा करने लगा। तृप्ति स्कूटी लेकर सीआरपीएफ ग्राउंड के आगे ओवरब्रिज होते हुए मेयो कॉलेज की तरफ घूमती रही और तभी उसने मदार पुलिस चौकी के पास स्कूटी रोक दी। वह अपने दोस्त अनिल के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन अनिल से पहले विवेक वहां पहुंच गया और एक बार फिर तृप्ति के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तृप्ति को देखकर और उसका पीछा छोड़ने के लिए बार बार कहने के बावजूद विवेक की सड़क छाप मजनू जैसी हरकतें उसे बुरी तरह भड़का गईं। विवेक ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। पहला वार तृप्ति ने अपने हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हथेलियों पर गहरे घाव हो गए। गुस्से में पागल विवेक ने दूसरा वार तृप्ति के दिल पर किया। इसके चलते उसका दिल घायल हो गया और खून के फव्वारे से हत्यारे के हाथ पैर और कपड़े भीग गए। तीसरे वार में तृप्ति के फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो गए। वह निढाल होकर सड़क पर गिर पड़ी। तृप्ति उस दिन स्कूटी अपनी परिचित महिला से लेकर आई थी और अपनी बेटी को घर छोड़कर इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का बहाना बनाकर बाहर निकली थी। घटना के वक्त उसके घर वाले कुछ नहीं कर पाए और बेटी की तकलीफ देखकर उनके आंसू बह रहे थे। पुलिस ने तृप्ति का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव उसके परिवार को सौंप दिया। एसएचओ श्याम सिंह चारण ने आरोपी विवेक उर्फ विवान से पूछताछ की और उसे अदालत में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड में विवेक के निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, स्कूटर और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। फिर उसे अदालत में पेश कर अजमेर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
आरोपी विवेक सिंह ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 2.5 साल से तृप्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। इस दौरान उसने तृप्ति पर हजारों रुपए खर्च किए थे। इतना ही नहीं, प्यार में पागल होकर उसने अपने हाथ पर तृप्ति का नाम का टैटू भी बनवा लिया था। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वह तृप्ति पर खर्च करता और उससे शादी कर जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन जब तृप्ति के नए दोस्त प्रोफेसर अनिल उसके जीवन में आए तो तृप्ति का व्यवहार बदल गया। उसकी बेरुखी से विवेक को बेवफाई की बू आने लगी, जिसे वह सहन नहीं कर सका। यही वजह थी कि उसने तृप्ति की हत्या कर दी। लंबी सांस लेकर उसने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। तृप्ति ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। पति से अलगाव, परिवार का समर्थन कम होना और अकेली रहना। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में आत्मनिर्भर और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अकेली महिलाएं अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए हमेशा सावधान रह सकती हैं। सोशल मीडिया और दोस्ती के माध्यम से लोगों से जुड़ना आसान है, लेकिन किसी भी नए संबंध में बिना पूरी जानकारी और भरोसे के गहराई में जाना खतरनाक हो सकता है। विवेक का व्यवहार दिखाता है कि केवल बाहरी आकर्षण और दोस्ती पर भरोसा करना कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकता है। तृप्ति ने विवेक से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने बार-बार अपने अधिकार का दावा करने की कोशिश की। यह हमें सिखाता है कि किसी के साथ हमारी व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है तो हमें उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सड़क पर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में या अकेले निकलते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी अपरिचित व्यक्ति के पीछा करने या दबाव डालने की स्थिति में तुरंत पुलिस या भरोसेमंद मित्र परिवार को सूचित करना चाहिए। तृप्ति ने अनिल की मदद ली और अपनी चिंता बताई। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में मदद मांगना शर्म की बात नहीं है। भरोसेमंद दोस्त, परिवार या अधिकारियों की मदद लेना जीवन बचा सकता है। किसी रिश्ते में प्यार या दोस्ती का मतलब यह नहीं कि किसी के ऊपर दबाव डालना या हिंसा करना जायज है। विवेक का अत्यधिक स्वभाव और हिंसात्मक प्रवृत्ति यह दिखाती है कि जब जिम्मेदारी और समझदारी की कमी हो तो परिणाम घातक हो सकते हैं। प्यार या दोस्ती का मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर अधिकार जताए या हिंसा करे। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।